तो नेचुरल तो नेशनल पार्क। हाँ हाँ, नेशनल पार्क वगैरह वो सारी चीज यही है। अब इसमें सब में डिफरेंस हम देखते हैं आज। क्या है नेशनल पार्क में डिफरेंस है, जू में क्या डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ पर जू सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, सर्दी में बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। केज में बंद करके रखती है। कैसा? पर जू में उसको उनको एक केज में बंद करके रखते हैं। जू नेशनल में पार्क में उनको और वो खुले रहते हैं नेशनल पार्क में। खुले रहते हैं, एग्जैक्टली हाँ। तो देखते हैं आज इसमें, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हो जाएगा कवर। इसमें देखिए, द स्पेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पीडीएफ? ये सभी रहे। यस। तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, केवल मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स की। जब मैं केवल एनिमल्स की बात करूंगा तो ये सेंचुरी कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है ये। ठीक है। एनिमल्स वाइल्ड किसके आते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं, जो फौना कहलाते हैं। सब फौना। फौना कहलाते हैं, ठीक है। तो जब जब इनकी बात करेंगे तो सेंचुरी बात करेंगे। और नेशनल पार्क होता है जिसमें फ्लोरा और फौना दोनों होते हैं। तो यहाँ ये ओके क्वेश्चन में केवल उसने बोला है एनिमल्स। अच्छा, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्या बोलते हैं उनको? एंडेमिक। या एंडेमिक। यस एग्जैक्टली, ये हमने पढ़ा था थ्योरी में। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ एक्सट्रीम चेंज ऑफ सीजन। सीजन। हाँ, और एक और वजह होती है, सर ब्रीडिंग। फॉर फूड। ब्रीडिंग, फूड, ठीक है, और यस। चेंज ऑफ वेदर। ये तीन वजह है बेसिकली, पर इसमें सबसे दो बड़ी वजह है, क्लाइमेट चेंज और दूसरा ब्रीडिंग। ठीक है। तो सर इसमें तो क्या अब लिखेंगे? दो में से कोई भी लिख दो, दो में से कोई लिख दो, वेदर। दोनों आंसर। हाँ, वेदर भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल एनिमल्स होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रीजन होता है बच्चों जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अलाउड ही नहीं है, इंसान जा ही नहीं सकते। बात समझ में आई? यस ऐसे सर। ही दूसरा, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल फ्रीली रहते हैं, जू में ऐसा नहीं होता कुछ। फिर यस सर। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या डिफरेंस है, तो The इंडेंजर्ड ऐसे endangered species that are going to extinct. going to extinct, yes, they are, they exist in our nature, but if we will not take care of those particular species, they will be in the Extinct. category of extinct, हाँ, in future. Flora and fauna. Flora. फ्लोरा क्या होता है? We say plant as flora and animals as fauna is, fauna. yes exactly. Biodiversity, what is biodiversity, any one of you? कोई और बताओ बच्चों, एक ही बच्चा बता रहा है। वंशिका, आयुषी, आप दोनों में से कोई बताओ। बेटा, आप लोग हो? सभी बच्चे अपना एक बार वो ऑन करेंगे वीडियो, सारे बच्चे टर्न ऑन योर वीडियोस। जिया, कैन यू हियर मी? अनिमेश, आदित्य, nobody is replying. What you are guys doing? See, here wildlife sanctuary and biosphere reserve, इनमें सब में डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है। An area within which wild animals are protected from external danger like hunting. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? द एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमने अभी अभी आपसे पूछ रहे थे यही एग्जैक्टली कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीसीज जिसमें रहेंगे, सर जिसमें मेरा कि टेल यस सर यस मेरा टेल यस बायोडाइवर्सिटी मीन्स सेविंग Earth, life on Earth in all its form and keep the natural ecosystem functioning and healthy. यस यस एग्जैक्टली, मतलब जितने भी फ्लोरा फोना, जो भी डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज हैं, सबको उन एक सबको जगह प्रोवाइड कराना। सबको हेल्थी रखना और उनकी लाइफ की केयर करना। हाँ, केयर अब ऑटोमेटिक हो जाएगी बेटा, जब उनको आप छोड़ देंगे ना उनके हाल पे, नेचर को उसके हाल पे अगर छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से ग्रो करेगी, हमें उसको कराने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा एरिया है जिसको एटलीस्ट हम छोड़ दें, ये कुल मिला के है रिजर्व। अब यहाँ वाइल्ड लाइफ में दिया है एक्वेट हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड फॉर द वाइल्ड एनिमल लिविंग इन द सेंचुरी। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है बच्चों, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सर यहाँ नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है सेवरल लाइफ, नीलगिरी, हाँ उसमें ये हो गया। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस। जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, इसके यहाँ पे एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दिए हैं। बंगाल टाइगर्स है, ब्लू व्हेल्स हैं, ये इंडेंजर्ड में है। और एक है कैरेबियन मॉन्क सील, ग्रेट ऑक, पैसेंजर पेंगुइन, ये खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फ्लोरा एंड फोना, ये हम लोगों ने देखा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे नीलगिरी रीजन में ये दो प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोना में क्या आते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में, नीलगिरी रीजन में कुछ कुछ ये टाइगर और ये सब पाए जाते हैं। अच्छा, डिस्कस इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो हम लोगों ने देख लिया। वाइल्ड एनिमल्स में क्या डिफरेंट वो होगा, एनिमल्स जैसे अगर कहीं डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इन्वायरमेंट में क्या सर प्रॉब्लम आएगी, रूरल एरियाज में, तो ये survivors आपको and elephants, deer are not able to get their food because they are vegetarian animals and they get their food from plants. एंड यस, और इफ देयर इज नो वेजिटेरियन एनिमल्स इन द मींस अगर जंगल में One, नहीं होंगे, हाँ, तो व्हाट consequences दे विल सफर आफ्टर, जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो शेर है मान लो, वो कौन सा कंसिक्वेंस सफर करेगा, उसके पास भी फूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन वाली बात है, आपको ये दिमाग लगा के खुद से लिखना है बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं करना यूज। आप एक बार रीड करोगे इसको, बट आप अपना दिमाग लगाओगे कि सिटीज में क्या इफेक्ट आएगा, विलेजेस एरिया में क्या आएगा, ओवरऑल अर्थ में हमने आपको बताया ही था कि ओवरऑल अर्थ में टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। तो मतलब ग्लोबल अगर, वार्मिंग होगी। हाँ, अगली जनरेशन में क्या इफेक्ट आएगा, तो अगली जनरेशन फिजिकली वीक होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जो अब जैसे बोलते हैं हम लोग, आज इम्यूनिटी वीक हो रही है ना, कोरोना आया तो जिनकी अच्छी इम्यूनिटी है वो लोग बच जा रहे हैं, अदरवाइज बहुत लोग सफर कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम जा रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द दिस ऑल रीजंस कि उनका मीन्स नेचर अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर ट्रीज को कट करते रहे तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो डिफॉरेस्टेशन सर से जो प्रॉब्लम हो रही है वही तो होगा। सर रेन नहीं होगी, ड्रॉट हाँ होगा। यार, एक तो ड्रॉट होगा, दूसरा फ्लड भी आएगा, अगर रेन हुई तो फ्लड आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, बस हो गया, यही डेजर्ट बन जाएंगे जितनी लैंड से, तो ये सारा इफेक्ट है। आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये तो मैंने इंटरनेट से निकाला है, बट आप चाहो तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, राइट, पॉइंट टू पॉइंट। तो ये जो बातें आपको एक पैरा टाइप में दी है ना, एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा होता है बेटा पॉइंट्स में लिखना। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराता कि कोई भी एग्जाम है उसमें कैसे लिखा जाता है। और पढ़ने का अच्छा तरीका ये होता है कि बातों को समझो, उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट करो, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करो, मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं,
उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आप समझ पाए उसको आप कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करके एक अच्छे क्राफ्ट तैयार करते हो, लिखते कैसे हो, इट इज एन आर्ट। तो रटना जीवन से खत्म हो जाता है, और रटना जैसे ही खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा फिर पूरा फोकस रहेगा कि कैसे किसी टॉपिक को मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट करूं। बात समझ पा रहे हो मेरी? एक स्टोरी कैसे बनाऊं उस पर्टिकुलर टॉपिक की। जब तक दिमाग में स्टोरी नहीं रहेगी, कनेक्शन नहीं रहेगा ना, तब तक वो याद नहीं रहती चीजें। और जब वो याद हो जाती हैं तो फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एक डिफरेंट आर्ट है। तो वो ऑफलाइन जब क्लास इन फ्यूचर अभी होगी तो आई विल टीच यू कि हाउ टू डू दिस, और ये भी एक प्रैक्टिस का खेल है। तो आपकी लाइफ से याद करना, रटना खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट माय पर्पस ऑफ टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, इफ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, तो क्या होगा? अगर टॉप लेयर निकल जाए, चलो इसका आंसर बताओ कि सॉइल की अगर टॉप लेयर ही चली जाए या फिर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? जितने अगर न्यूट्रिशन होते हैं सॉइल में वो टॉप लेयर ही में तो होते टॉप लेयर नहीं होती है, अगर वो हैं। हाँ चली जाएगी तो एग्जैक्टली। कुकिंग के उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा। फूड की यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को, और किसी भी टाइप की कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, है ना। इसको डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? तो भाई यही सब समस्याएं हैं, क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हमें जरूरी है नेचर का एक बैलेंस बनाने के लिए। तो इसका एक वर्ड में आंसर जानते हो क्या दोगे? वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो बोलोगे नेचुरल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस, नेचर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, ये जो बेटा ये जो पूरा स्टडी कर रहे हैं लेसन ना, हम लोग को लग ऐसा रहा है कि हम बचा रहे हैं प्रकृति को। ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? ऐसा फील आ रहा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं पार्क, हम लोग नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं। ऐसा फील आ रहा है क्या किसी को? सर वो तो पहले से एनीवन? बने रहते। एक्चुअली हमने डिस्टर्ब किया है ना। एक देखने का नजरिया ये है कि हमने पूरा विनाश किया पहले। अब हम उसको उसके हाल में छोड़ भी दें अगर ना, एज अ ह्यूमन बीइंग छोड़ दें, तब भी वो अपने आप ग्रो कर जाएंगे। हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब नेचर में हमने जो डिस्ट्रक्शंस किए हैं, जस्ट डिस्ट्रक्शन ही बंद कर दें। समझ रहे हो? किसी का ऐसा है कि बहुत नुकसान कर देना, किसी से लाखों रुपए लूट लेना, फिर उसकी मदद के नाम पे 100 रुपए उसको दे देना, इस टाइप का कर रहे हैं हम लोग। तो ये बायोडाइवर्सिटी और ये सब कॉन्सेप्ट बनाना, हम फिर गवर्नमेंट को जब ध्यान आया ये सारी चीजों का तो वो करती गई। ठीक है। और इस पर बहुत सारे एनजीओ चलते हैं बच्चों, जो नेचर पे काम करते हैं, जो अलग अलग पेट्स पे काम करते हैं। ठीक है, ये एनजीओ कहलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो नेचर पे सर बड़ा अच्छा काम गवर्नमेंट के कर। नहीं होते। हाँ, सर वो गवर्नमेंट के नहीं होते। गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, एनजीओ कहलाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये। ये एज ए कंपनी काम नहीं करते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। ये जस्ट सर्व करने के लिए होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई काम करेगा, कोई हेल्थ सेक्टर में काम करेगा, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम करते हैं। एक एनजीओ को जैसे मैं जानता हूँ कि वो केवल गायों के लिए काम करता है। जो गायें घूमती रहती है ना हमारे चारों तरफ, और यस सर। कई बार, हाँ, तो उनके लिए काम करता है। कुछ हैं जो कुत्तों के लिए काम करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, इस टाइप से बहुत सारे एनजीओज हैं। कुछ लोग काम करते हैं जैसे बेगर्स होते हैं ना, जिनका कोई घर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं। तो ठीक है सर ये। यूनिसेफ होता है और एक और भी कोई होता है यूनिसेफ के अलावा भी। यूनिसेफ, हाँ, यूनिसेफ तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैंडल करता है, बहुत बड़ी फंडिंग्स भी करता है। खैर वो सर हमारे अभी और टॉपिक है। बट एक चीज ये समझ लो कि ये जो एजुकेशन हम लोग पूरी ले रहे हैं, इसका पर्पस हमारा ये है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपना सोचना अलग से डेवलप करें। हम सोचें अपनी तरीके से किसी चीज को देखने का नजरिया। जैसे अगर आप पूरा चैप्टर स्टडी करो तो क्या आपने ये नजरिया देख पाया था कि हम ही ने विनाश किया, अब हम ही बना रहे हैं? क्या किसी के दिमाग में आया ये बात? एनी वन ऑफ यू कि ह्यूमन ने ही खराब किया पूरा एनवायरनमेंट को ज्यादातर केसेस में, यस सर। और अब वही कह रहा है कि नहीं नहीं हम अब बनाएंगे भाई, हमें शेर बचाना है। इस टाइप की बातें हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये एक नजरिया होता है बच्चों। एक नजरिया होता है केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि अच्छे मार्क्स आ जाए। एक नजरिया होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को फील करना,
और उसको एक्सपीरियंस में लाना। एक नजरिया होता है कि उससे कंक्लूड करना। हमने उसको, टीचर ने बताया नहीं पर हमने कंक्लूड किया कि यार इस बात से मुझे ये बातें समझ में आ गई। ये कहीं ये लिखा है क्या कि इंसान ने ये खराब कर दिया है? नहीं लिखा पूरे चैप्टर में, पर हमने कंक्लूड किया कि हमने बिगाड़ा फिर बना रहे हैं। हमने किसी के 1 लाख का नुकसान कर दिया फिर उसको 1,000 रुपए दे रहे हैं मदद करने के लिए, इस टाइप का कुछ है। खैर, सर देखो किसी यहाँ भी बुक में कह रहे थे कि ह्यूमन बिगाड़ रहे हैं। कैसा। कोई बुक में ये नहीं लिखती कि ह्यूमन ने ऐसा किया है। हाँ, अभी मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि ये हमारी ही देन है, इन्वायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है और ये सारा कुछ ये हमारा ही किया धरा है। ठीक है, तो ये हमें कंक्लूड करना है ना कि हम ही नुकसान कर रहे हैं और हम ही बचाएंगे, और बचाना भी नहीं है हमें बहुत ज्यादा, हमें बस उसको छोड़ देना है, उसको नेचर के हिसाब से ग्रो होने देना है। ठीक है, वो अपने आप ग्रो करती है नेचर। हम क्या है एग्जैक्टली तुमने ऑब्जर्व किया हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम भी तो नेचर ही हैं। हम भी ऑटोमेटिक ग्रो होते हैं, हमें कोई सोचना सिखाता थोड़ी है। ऑटोमेटिक बॉडी के ऐसे होते हैं कि वो सोचना आ जाता है। हमें कोई देखना सिखाता थोड़ी है, आंख है ऑटोमेटिक हम देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो नेचर से हम जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना नेचुरल तरीके से चलेंगे। हमें सोचना कोई नहीं सिखाता, सोचना अपने आप आता है। हाँ, फिर उसमें जो सामने इंसिडेंट्स होते हैं उस हिसाब से हम सोचना सीखते हैं। तो नेचर से जितना हम कनेक्टेड रहेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि हम खुद में एक नेचर है, हम कुछ अलग नहीं है प्रकृति से। ठीक है, अब सर आगे देखो इसका इसमें। मतलब हमें नेचर के वर्क में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम खुद नेचर हैं, पहले तो ये समझ लेना है। जैसे पेड़ है वैसे ही हम हैं। पेड़ अपने आप बड़ा होता है, हम भी अपने आप बड़े होते हैं। पेड़ के एक पर्टिकुलर एज के बाद बूढ़ा होना चालू होता है, हम भी बूढ़े होते हैं। ठीक है ना, हम भी एक नेचर ही हैं। बट हमारे साथ एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, और बाकी जीवों के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस ये हम में और बाकी जीवों में डिफरेंस है। बाकी अगर देखोगे तो सब सेम ही है, नेचर के में ही है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे ब्लड होता है, तो अगर तुम शेर में देखोगे उसमें भी हो सकता है ब्लड हो, और बाकी सब में देखो तो ब्लड ही होगा ना उसके सर अंदर। हर ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता है। कैसा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड टिश्यू सेल्स होते हैं। टिश्यूज है, सेल्स हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग भी वैसे ही हैं। तो नेचर के लिए इंसान में और मच्छर में कोई डिफरेंस नहीं है नेचर के लिए। बट ब्रेन का डिफरेंस है, बस हमने डिफरेंस बना के रखा है कि नेचर में हम सुपीरियर हैं एज अ ह्यूमन। हम सुपीरियर हैं बिकॉज कि हमारे पास दिमाग है, हम चीजों को कंट्रोल और हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल वो भी धीरे धीरे अब एक वो हो रहा है कि हम विवेक जिसको बोलते हैं ना, वो भी वो इंसान के पास है, दैट वी नीड टू यूज। ठीक है ना, इन द पर्टिकुलर। तो जितना हम नेचर से कनेक्ट होते जाएंगे उतना हमें लाइफ सीखने को मिलेगा। और ये किताबें बस इसी के लिए हैं कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फील करो, कनेक्ट करो उसको। ठीक है, चलिए हम अब टॉपिक में आते हैं, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी ऐसे में। व्हाट इज रेड बुक, रेड डेटा बुक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। माइग्रेशन वर्ड डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड्स का और अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका एक जगह से दूसरे जगह जाना बिकॉज ऑफ दो तीन वजह थी, क्लाइमेट चेंज, ब्रीडिंग, और तीसरा फूड की तलाश में। अच्छा, इसके बाद दिया है 6th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मीट द। ब्रीडिंग, सॉरी। ब्रीडिंग के मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अपनी अगली जनरेशन पैदा करना, ब्रीडिंग कहलाता है। उसके जैसे लिए वो लोग अपनी जगह करते हैं। वो जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जहां पे वो ब्रीडिंग हो सकती है। सब सारे इन्वायरमेंट्स में नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें प्लांट लगाना है आम का, तो आम सब जगह नहीं होगा। आम हमारे हाँ। इसी रीजन में पाया जाता है ना। कश्मीर में आम नहीं पाया जाएगा, कश्मीर में सेव सेव पाए जाएंगे, हमारे यहाँ सेव नहीं पाए जाएंगे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पाए होना जरूरी है। और उस इन्वायरमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जब ब्रीडिंग हो जाती है, जब एक नया कुछ वो हो जाएगा, उसके बाद वो फिर रिलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, और उनके Yes. रास्ते बच्चों आपको बता दूं मैं, रास्ते बिल्कुल फिक्स होते हैं। इन लोगों को रास्तों का बहुत वो रहता है, नॉलेज होती है। जो बर्ड्स होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ऐसी कुछ होती है कि जिसको फॉलो करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को, जिस वजह से उनको रास्तों का बहुत पता होता है कि इस पर्टिकुलर रास्ते से जाना है, इस पर्टिकुलर रास्ते से आना है ना। चलो, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा इस पे, हम लोग आए टॉपिक में क्योंकि 3 चैप्टर अभी बाकी है।
In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelters, trees are being continuously cut. ठीक है ना? It is justified to cut tree for such products. Discuss and prepare a brief report. अब आपको बताना है कि जो हम लोग मतलब बहुत सारे हमें जरूरत है लकड़ी की, उसके लिए कट करते हैं, तो क्या ये जस्टिफिएबल है, क्या हम हमें करना चाहिए ऐसा? तो आपका सीधा सा जवाब होगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है आपकी कि क्या नुकसान है, तो आप नो बोलोगे डायरेक्टली। और एक केस में आप बोल सकते हो कि सर एक लिमिट तक सही है, क्योंकि हमें मेडिसिन जो मिलती हैं वो पेड़ों से ही मिलती हैं, है ना? मेडिसिन जो हमारी बनती हैं चारों तरफ, वो जड़ी बूटियां जो ये रहती है ना, ये यहीं से मिलती हैं हमें पेड़ों से। कुछ चीजें सॉइल से मिल जाएगी, कुछ चीजें कहीं से मिलेगी, सब मिनरल्स ही हैं कहीं ना कहीं। तो इसके लिए ठीक है भाई, हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं, बट बहुत एक्सेसिव यूज करना तो गड़बड़ है, गलत है। आगे देखें, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेन अ ग्रीन वेल्थ इन योर लोकेलिटी। ग्रीन वेल्थ का मतलब समझ गया? यस मैम, ग्रीन यस वेल्थ, सर। हाँ हाँ, क्या है ग्रीन वेल्थ? प्लांट्स को लगाना, हाँ प्लांट ग्रीन बढ़ाना। वेल्थ, हाँ ग्रीन वेल्थ का मतलब है तो ग्रीनरी चारों तरफ, उसका एक बढ़िया नाम दे दिया इसने, ग्रीन वेल्थ। ठीक है। मेक लिस्ट द एक्शन विच यू विल टेक। तो कौन कौन से काम कर सकते हो, इस बुक से नहीं पढ़ना बेटा। बुक से आप आइडिया ले लो कैसे क्या लिखा जाता है, बाकी अपना आपका अपना दिमाग होना चाहिए कि मैं कैसे अपने चारों तरफ वो कर सकता हूँ। कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों जो घर के अंदर लग सकते हैं, उनको सनलाइट की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती ग्रो करने के लिए, यस सर, पता है आपको? आप घर के यस अंदर वो सर, रखते हो। हाँ, जैसे हमने लगाया और था। लगाया हुआ है एग्जैक्टली। तो अब इस टाइप से कुछ कुछ आप आइडियाज दे सकते हैं कि और क्या हो सकता है आपके सोसाइटी में जो है चारों तरफ क्या हो सकता है। ठीक है। फिर एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। ये बहुत डिस्कशन इसके बारे में हो चुका है। फाउंड अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? आपको मैंने बोला था ना, ये प्रोजेक्ट है आपके लिए, काम करना है इस पे। सर मैंने आपके कान्हा। लिए वर्क किया। कान्हा सिसली नेशनल पार्क ना, एक यहाँ केरला में दिया है जैसे पेरियार नेशनल पार्क, हमारे एमपी में यस पचमढ़ी नेशनल पार्क है। ऐसे ही आपको और बताने हैं। ठीक है, इट इज द टास्क फॉर यू कि आपको बताने हैं नेशनल पार्क कितने हैं, हमारे इंडिया के पूरे बताने हैं प्लस एमपी के बताने हैं। कैसा? पन्ना में भी कोई एक है। टाइगर रिजर्व है ना पन्ना में। नेशनल पार्क बहुत बड़े रीजन में होते हैं। अब इसमें देखो क्या है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड। क्यों पेपर बचाना चाहिए, ये हमने एक दिन क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि पेपर इज मेड ऑफ व्हाट? सर बिकॉज वुड। फॉर्म्ड बाय द एंड ट्री ऑफ बैम्बू। तो वही है। और अब वर्ड और पजल है। हाँ बेटा, यस सर। एक पजल है, तो ये पजल आपको सॉल्व करनी है। ये सर मेरे पजल को है। फिफ्थ का आंसर बस नहीं मिल रहा, बाकी सब सॉल्व हो गया। अच्छा, कौन सा वाला फिफ्थ है? सॉल्व कर लिए हो? ये कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट होगा एक, और डेजर्टिफिकेशन होगा दो। अब देखते हैं कितने वर्ड्स का है। फिफ्थ नंबर ये है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, डी आर ओ, ड्रॉट, ड्रॉट तो होगा नहीं, डेजर्ट, डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फिकेशन नहीं आएगा। फिकेशन आएगा नहीं। डेजर्ट्स हो सकता है क्या? डेजर्ट रेगिस्तान, आ रहा है। डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट है ना, डेजर्ट ही होगा। देखिए भला, हमने भी अभी नहीं देखा। हाँ यही है, एस लगा दिया है लास्ट में तो वो वर्ड्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो ये आसान सा था, है ना? आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब बेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम्म, सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। एग्जैक्टली। तो सर सेल्स में हम लोग सर एंटर मुझे एक करेंगे। डाउट था। हाँ बेटा पूछो। सर जो भी एग्जाम होगा तो सर आपने जैसे बताया था कि जो मतलब इरेगुलर सरफेस होते हैं उसमें हाँ, रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है वो निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं। तो सर रेगुलर हो ऐसे चाहे फॉर्मूले इरेगुलर, वाले दोनों के लिए है, दोनों के हैं। रेगुलर हो चाहे जैसे इरेगुलर हो, दोनों में तो लॉज ऑफ सर रिफ्लेक्शन वैलिड है। यस, तो सर उनसे रिलेटेड उनसे रिलेटेड। एग्जाम में हाँ 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 बेटा, पूछा जाएगा एग्जैक्टली। आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है क्या है, और
मैं जो मेरी मार्किंग सिस्टम है, आप बिल्कुल क्लियरली सुन लो। आपको बहुत जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही यूज करो। आपके जो विचार है ना, आप क्या सोचते हो, आपने जो पढ़ा है अपने लैंग्वेज में लिख पा रहे हो क्या, इस बात पे ये वाला भी चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने मान लो बुक से पढ़ा है और सेम लैंग्वेज उतार रहा है, तो ठीक है, उसने मेहनत किया है, उसको भी मार्क्स तो दिए जाएंगे। बट किसी लड़के ने समझा है और उसको वो अपनी लैंग्वेज में उतार बनाना चाह रहा है, बना रहा है, उसके डायग्राम्स बनाने का ट्राई कर रहा है कुछ क्रिएटिव वे में, उसका भी मोस्ट वेलकम रहेगा, उसके आंसर बिल्कुल सही माने जाएंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने अपने हिसाब से लिखा है, किताब में तो ऐसा नहीं लिखा, तो वो गलत है। जैसे डिफॉरेस्टेशन है तो उसके नुकसान हमने 3-4 बताए। अब किसी के लिखने का तरीका अलग हो सकता है। हम्म कोई अपने आसपास में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसके लॉस लिख दिया, मान लो हमें तो ये प्रॉब्लम गई है भाई, है नेशनल लेवल में ये प्रॉब्लम गई है, ग्लोबल लेवल में ये प्रॉब्लम गई है, तो इस टाइप से वो 3 भागों में बांट दे मान लो। पार्ट 1 कि लोकल लेवल में जो उसने फील किया होगा, फिर नेशनल लेवल में उसने देखा कि भाई हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम जा रही है, और फिर उसने बोला कि ग्लोबल लेवल में तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई। समझ रहे हो? तो वो उसका आंसर तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो सोचते हो ना, उसको भी आपको लिखने का ट्राई करना है, बहुत अच्छी बात होती है। और किसी को एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। एग्जाम में कई बार बच्चे परेशान रहते हैं, छोटा आंसर बड़ा आंसर रहते हैं। यस सर। अब इसका मुझसे जवाब सुन लो। देखो, जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव है या फिर उनमें तो छोटा बड़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, उसमें आप एक लाइन में भी आंसर लिख दो, बट पिन पॉइंट आंसर होना चाहिए। ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी कॉपी भरने टाइप का नहीं लिखना है हमें, पिन पॉइंट आंसर। जैसे मान लो पूछा गया कि कॉज ऑफ ड्रॉट, सूखे की वजह, ठीक है, लॉस आप सीधे सीधे कॉज लॉस ऑफ ऑफ रेन। ड्रॉट, है ना, तो आप सीधे सीधे लिख दो इट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है, एक लाइन में 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड, एंड या फिर पॉपुलेशन। डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन, ऐसे कर सकते हो। मतलब ऐसे 2-3 वजहें लिख दो। आप इसमें चाहो तो पॉइंट्स में बना के लिख सकते हो, पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा पॉपुलेशन। ठीक है, ये वजह हो गई। अब मान लो 3 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप फिर इसमें तुम चाहोगे कि यार कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखें। वजह जो है ना, कॉज, हमें कॉज में फोकस है करना है, कारण क्या है, हमें उसकी बहुत स्टोरी में नहीं जाना पीछे के, क्वेश्चन समझना पहला इंपॉर्टेंट काम है। तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि द कॉज ऑफ ड्रॉट इन आवर अर्थ इज, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, हो सके तो 4 पॉइंट्स मिनिमम लिखो। हाँ आयुषी बताइए। आयुषी अनम्यूट योरसेल्फ, यू हैव रेज योर हैंड। नो सर। आयुषी ने किया है। हाँ बेटा बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा, आप टाइप करके मुझे शेयर कर देना। किसी को कोई प्रश्न हुआ करे ना, आप बिल्कुल नहीं संकोच, हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप में आप मैसेज क्या करो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको कोई स्ट्रेस हो पढ़ाई से रिलेटेड, आपको लगे कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप में। ठीक है, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की है, मान लो एग्जाम है, 4 बच्चों की प्रॉब्लम है, 5 बच्चों की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे और उसको यूट्यूब में फिर शेयर करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका। अब बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम 3D फॉर्मूला बोलते हैं। 3D फॉर्मूला, पहला डी होता है डेफिनेशन, किसी भी चीज की डिफाइन कर दो। ठीक है ना, पूरा लिख नहीं पा रहा बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूं तो अच्छे से लिख नहीं पा रहा मैं।
दूसरा फॉर्मूला होता है 3D में, पहला डेफिनेशन, दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका, और तीसरा होता है ड्रॉ कर देना होता है, या फिर दूसरे नंबर में ड्रॉ कर सकते हो, डेफिनेशन, फिर डायग्राम। ड्रॉ, हाँ डायग्राम, और तीसरा डिस्क्रिप्शन। फिर हम लोग और एक जोड़ लिए थे, हम लोगों ने जोड़ लिया था कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसका लिखना है। अब जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन है, तो इसका एडवांटेज तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि अगर हम एडवांटेज लिखने लगे तो फिर ये तो वो हो जाएगा, मतलब हमारे वो हो जाएगा, एक मनाने वाली बात हो गई खुद को कि चलो यार कर सकते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। बट डिसएडवांटेज हम उसमें लिखेंगे मेनली। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हें पेन के बारे में लिखना है, तो पेन की पहले तुम डेफिनेशन लिखोगे, तो पेन के डेफिनेशन में क्या लिखोगे, उसका यूज ही लिखोगे, और क्या करोगे, उसका उपयोग लिखोगे कि सर इट इज एन मशीन, और इट इज अ मटेरियल, कॉम्बिनेशन ऑफ सम मटेरियल्स बाय विच वी तो वो कैन तो राइट। डिस्क्रिप्शन में आएगा उसके मटेरियल के बारे में। हाँ हाँ, बट उसकी एक डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन हम बनाएंगे कैसे एग्जैक्टली तो डेफिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके यूज के हिसाब से ही बनती है ना। फिर उसका एक्सप्लेनेशन ड्रॉ में आता है, ड्रॉ और डिस्क्रिप्शन में आता है। जैसे मैं बोलूँ कि काऊ, एक्सप्लेन काऊ, तो तुम काऊ के बारे में ज्यादा नहीं बता पाओगे, तुम उसकी प्रॉपर्टीज बताने लगोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा वो डेफिनेशन में यूज और ये सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिर क्या करो, तो ड्रॉ कर दो उसको, ड्रॉ करने के बाद उसको डिस्क्राइब करो बड़े प्रॉपर तरीके से। ठीक, उसके टाइप्स लिख दो उसी में डिस्क्रिप्शन में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, तो आप बोलोगे बॉल पेन, जेल पेन, और कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एस्ट्रोनॉट पेन, एक होती है पेंसिल जिसमें ग्रेफाइट यूज करते हैं, सर फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, ऐसे करके तुम 5-6 टाइप के जो जो जानते हो ऐसे डिफरेंट टाइप के पेन्स लिख दोगे। फिर उसमें लिख दोगे कि कैसे काम करती है, तो आप बोलोगे सर इसमें फ्लो होता है, लिक्विड टाइप का कुछ रहता है, इट फ्लोज इन केस ऑफ फाउंटेन एंड डिफरेंट। हाँ, इसमें एक सामने बॉल लगी रहती है जिसको बॉल पेन बोलते हैं, फिर आप डायग्राम बना दोगे एक बॉल का। अच्छा, जब हम लिखते हैं तो वो बॉल घूमती है, देखा है आपने बॉल पेन में जब हम लोग लिखते हैं तो वो घूमती है सामने वाली, तो अब आप उसमें लिख दोगे कि व्हेनेवर वी राइट थ्रू द बॉल पेन, इट्स बॉल रोटेट्स एंड द सरफेस व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द पेज विल कैरी सम इंक। ठीक है, यही होता है ना, और आप इससे लिख लेते हो, बस हो गया, ऐसे लिख दो। फिर एडवांटेज लिख दो कि फायदे क्या क्या हैं, तो भाई वी कैन रीड एंड राइट बिकॉज ऑफ द पेन, अगर पेन ना होती तो क्या प्रॉब्लम जाती। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे हमें पूरा का पूरा एक पैटर्न बना के लिखना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखते। और लिखना हमें ज्यादातर चाहिए, अच्छा रिकमेंडेड ये है पॉइंट बना के लिखो, जैसे पहला पॉइंट ऐसे, ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर ऐसे, फिर तीसरा पॉइंट ऐसे। तो पॉइंट बनाने से क्या होता है कि जब एग्जामिनर चेक करता है आपकी कॉपी ना, तो उसको स्पष्ट दिखता है, तुम्हारे थॉट्स दिखते हैं। ठीक है, और आपकी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं आपको कुछ कॉपीज दिखाऊंगा, और ये कॉपीज हालांकि बहुत आपके हिसाब से बहुत हायर लेवल वालों की कॉपी है, यूपीएससी की कॉपीज एक्चुअली, जो राइटिंग करते हैं। बट आप उनकी जब रिटर्न वर्क देखोगे तो आप पाओगे कि आप लोग वैसा लिख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, वो भी वैसी एक उनका पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न में लिखते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको वो हम शो करेंगे कभी। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कल हमारा थैंक यू सर। टारगेट होगा सेल्स को स्टडी करना, चैप्टर नंबर 8। 3 चैप्टर्स तो बचे सर हैं, आप 8th इसके 9th क्वेश्चन 10th। आंसर टीचर में सेंड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर? हाँ, ये मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा तुरंत। ओके ओके, सर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर।